नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में PSIC RRB स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 78 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, एन ओपनिंग इन दी बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिगामेंट्स पास इज कॉल्ड। हड्डी में होने वाले छिद्र के माध्यम से रक्त वाहिका, नसें और स्नायु बन जाते हैं, उस छिद्र को क्या कहते हैं? सल्कस, ओसा, एंट्रम, फोरामेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फोरामेन। फोरामेन हड्डी में होने वाला एक ऐसा पास होता है जिससे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिगामेंट पास होते हैं। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर देखेंगे। A foramen is an opening or gap in the dense connective tissue of animals that allows structures to pass from one region to another. ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए फोरामेन से पास होती हैं। इस फिगर के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये स्कल के इंफीरियर व्यू में यहाँ पर ये फोरामेन है जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स और नर्व्स शरीर के अन्य भागों में डिवाइड होंगी। Next question. Skeleton muscle under microscope have cross striations formed by dark and light bands. The dark bands are formed by the protein. माइक्रोस्कोप से देखने पर कंकाल मांसपेशियों में गहरे और हल्के बैंड की वजह से बने हुए क्रॉस स्ट्राइएशन दिखाई देते हैं। गहरे बैंड प्रोटीन से बनते हैं। ऑप्शन ए एक्टिन, बी मायोसियम, सी कोरोनिन, डी मायोसिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें क्या होता है कि जब माइक्रोस्कोप से कोई भी स्केलेटन मसल को देखते हैं तो इस प्रकार से उसमें क्रॉस स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं जो कि डार्क और लाइट बैंड से बने होते हैं। डार्क बैंड्स प्रोटीन से बना होता है। जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन का आपको नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मायोसिन। यहां पर इस फिगर के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं कि ये एक जैसे मसल फाइबर है, तो इसमें ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड थिक फिलामेंट होते हैं और मायोसिन के बने होते हैं, जबकि ये जो लाइट बैंड्स होते हैं ये थिन फिलामेंट होते हैं और एक्टिन के बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक्टिन और मायोसिन ये दो प्रोटीन होती हैं जो मांसपेशियों के संकुचन और फैलने में सहायक होती हैं। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो भी और भी देख लेते हैं। एक्टिन और मायोसिन कई तरीकों से आपस में क्रिया करते हैं, जिनमें शामिल हैं ए, मांसपेशी में संकुचन। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के बीच परस्पर क्रिया से बल उत्पन्न होता है जिसके कारण मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। यह अंतःक्रिया अत्यधिक समन्वित होती है और मांसपेशी तंतुओं पर पड़ने वाले तनाव से प्रभावित होती है। आगे देखते हैं कि जो एक्टिन और मायोसिन किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो ये देखा कि मांसपेशियों में संकुचन होता है, फिर क्या होता है, क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग भी होता है और तंतुओं का संरेखण भी होता है। इसको आप PDF से पढ़ सकते हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। मेरुदंड की साइड टू साइड वक्रता को कहा जाता है ए, काइफोसिस, बी, स्कोलियोसिस, सी, डिस्प्लेसिया, डी, इफिपाइसिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कोलियोसिस। इस प्रकार की इसमें स्पाइन बन जाती है, इसको साइड टू साइड वक्रता भी कहते हैं और ये कंडीशन कहलाती है पार्श्वकुब्जता। हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं स्कोलियोसिस। यहां पर देख सकते हैं ई के व्यक्ति की स्कोलियोसिस हो चुका है। स्पाइन इस प्रकार से बन चुकी है एस के आकार में। स्कोलियोसिस इज अ स्पाइनल डिफॉर्मिटी दैट कॉजेज द स्पाइन टू कर्व एबनॉर्मली, ऑफन इन एन एस और सी शेप. It can affect pupil of any age, but it's most common in children age 10 to 15. तो ज्यादातर ये कभी भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इस प्रकार की जो स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है ये 10 से 15 साल के बच्चों में अधिक देखने को मिलती है। इससे संबंधित जो भी
आगे और ऑप्शन दिए थे उन्हें भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक दिया था काइफोसिस, तो काइफोसिस में देख सकते हैं ये एक नॉर्मल स्पाइन है यहाँ पर, और ये काइफोसिस से ग्रस्त स्पाइन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर स्पाइरल शेप में हो चुका है। Kyphosis is a condition where your spine curves outwards more than it should. This causes your upper back around the thoracic region, the part of your spine between your neck and ribs, to bend forward. The curvature can make it look like you are hunched over or slouching. तो इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से कर्वेचर बन चुका है, ये स्ट्रेट है और यहाँ पर ये जो थोरेसिक रीजन है ये अंदर की ओर धंस चुका है। ये काइफोसिस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें एक और ऑप्शन दिया था जो कि बताया गया था डिस्प्लेसिया। तो डिस्प्लेसिया क्या होता है? डिस्प्लेसिया क्या होता है कि जो नॉर्मल एबनॉर्मल सेल्स होती हैं एक टिश्यू या ऑर्गन के अंदर, उनको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसिया। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑर्गन में ये ग्रोथ हो रही है, टिश्यू की कोशिकाओं की एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, एक व्यवस्थित ग्रोथ हो रही है, और डिस्प्लेसिया में देख सकते हैं यहाँ पर एक अव्यवस्थित ग्रोथ हो रही है। तो इसी ग्रोथ को कहते हैं डिस्प्लेसिया। इट इज नॉट कैंसर, यह कैंसर नहीं होता है, बट इट मे डेवलप इनटू कैंसर एंड इट समटाइम रिफर टू एज प्री कैंसर। यह कैंसर तो नहीं होता है, लेकिन यह ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि डिस्प्लेसिया कैंसर में आगे बदल सकता है। आगे एक और ऑप्शन दिया था इपीफाइसिस। इपीफाइसिस मीन्स होता है जो लंबी हड्डियों के जो गोल सिरे होते हैं, जहां पर ये जो दूसरी हड्डियों से जाकर के जुड़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इपीफाइसिस। देख सकते हैं यहाँ पर इपीफाइसिस को बोलते हैं। बीच की जो पोर्शन होता है इसको डाइफाइसिस या सॉफ्ट बोलते हैं, और इपीफाइसिस के नीचे जो लास्ट ऑप्शन सेकंड लास्ट होता है इसको मेटाफाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the anterior fontanelle does normally close 6 to 10 months, 12 to 18 months, 2 to 3 years, 3 to 4 years, जो एंटीरियर फॉन्टानेल होता है ये नॉर्मली कितने सप्ताह पर, कितने वर्षों पर या कितने महीनों में बंद हो जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन में एज पूछी गई है बच्चों की। तो करेक्ट आंसर होगा एंटीरियर फॉन्टानेल 12 से 18 महीनों में क्लोज हो जाता है। तो फॉन्टानेल क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। Fontanelle is a space between the bones of the skull in an infant or fetus। तो एक इन्फेंट होता है, एक नवजात होता है, उसकी खोपड़ी के जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको fontanelle बोला जाता है। Where ossification is not complete and the sutures not fully formed, the main one is between the frontal and parietal bones। इस प्रकार यहाँ फिगर्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक बालक है, इसमें दो फॉन्टानेल हैं, एक आगे की ओर है जिसको एंटीरियर फॉन्टानेल बोला जाता है, एक पीछे की ओर है जिसको पोस्टीरियर फॉन्टानेल बोला जाता है। अब ये एंटीरियर फॉन्टानेल और पोस्टीरियर फॉन्टानेल जनरली क्या होते हैं? अलग अलग टाइम पर बंद होते हैं। एंटीरियर फॉन्टानेल का आकार होता है ये कैसा है? ये स्टार शेप होता है। Anterior fontanelle is a soft spot on body's head that is diamond shaped and located at the front of the skull। तो स्कल की लोकेशन के आगे की ओर लोकेट होता है, और इसका जो शेप होता है ये डायमंड शेप होता है, और इसका जो साइज होता है ये अबाउट 2.1 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। और इसकी जो बंद होने का समय होता है 7 से 18 महीने में ये बंद हो जाता है। और आगे जो पोस्टीरियर फॉन्टानेल दिया गया था, तो ये पोस्टीरियर फॉन्टानेल का जो शेप होता है ये होता है ट्रायंगुलर शेप। तो इनका शेप भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा कि जो एंटीरियर फॉन्टानेल था इसका शेप डायमंड शेप है, और पोस्टीरियर फॉन्टानेल है इसका शेप ट्रायंगुलर शेप है। एंटीरियर फॉन्टानेल नॉर्मली बंद होने का जो समय होता है वो 7 से 18 माह में बंद हो जाता है, जबकि पोस्टीरियर फॉन्टानेल होता है इसका जो बंद होने का समय होता है
6 to 8 वीक्स होता है, 6 से 8 सप्ताह में ही जो पोस्टीरियर फॉन्टानेल है ये बंद हो जाता है। अब आगे के क्वेश्चन की ओर देखेंगे। मॉनिटरिंग ऑफ यूरिनरी आउटपुट is important especially while patients are getting Lasix, magnesium sulfate, digoxin, both A and B, do not know। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी दवा देते समय पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी चाहिए यूरिन आउटपुट के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, दोनों ये सही होते हैं। यूरिन आउटपुट को जब भी यूरिन आउटपुट को मॉनिटरिंग करना चाहिए जब इन दो दवाओं को दिया जा रहा हो, लेसिक्स और मैग्नीशियम सल्फेट को। लेसिक्स जो जनरली जिसमें एक सॉल्ट होता है फ्यूरोसेमाइड, तो फ्यूरोसेमाइड क्या होता है, एक लूप डायूरेटिक होता है जिसका कि बहुत समय से डायूरेटिक के रूप में यूज किया जा रहा है और इससे कई प्रकार की कंडीशन को ठीक किया जाता है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो और लीवर फेल्यूर हो, रीनल फेल्यूर हो, इंक्लूडिंग दी नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इससे ठीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकिंस लिम्फोमा इज ए कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सी HIV इन्फेक्शन, डी फंगल इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर होगा हॉकिंस लिम्फोमा होता है, ये क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Lymphoma is a cancer of lymphatic system. The lymphatic system is a part of body's germ fighting and disease fighting immune system. Lymphoma begins when healthy cells in the lymphatic system change and grow out of control. लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है और लिम्फोमा शुरुआत होती है तब जब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम चेंज हो जाता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करने लगती हैं इसकी सेल्स। अब इसमें देखते हैं कि जो लिम्फोमा होता है ये मेनली दो प्रकार का होता है, एक हॉकिंस लिम्फोमा और दूसरा नॉन हॉकिंस लिम्फोमा। हॉकिंस लिम्फोमा होता है, ये क्या होता है, हॉकिंस लिम्फोमा happens when your beta cells, B cells mutate or develop genetic changes. B cells are white blood cells that help fight infection. तो यहाँ पर जब B सेल में जेनेटिक चेंज आ जाता है तब उससे बनने वाला लिम्फोमा हॉकिन लिम्फोमा कहलाता है। नॉन हॉकिन लिम्फोमा ये होता है कि नॉन हॉकिंग लिम्फोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिंस इन योर लिम्फेटिक सिस्टम which is part of the body germ fighting immune system. In non-Hodgkin's lymphoma, white blood cells called lymphocytes grow abnormally and can form growth tumors throughout of the body. तो जब ये lymphocytes पूरे शरीर में क्या करें, एबनॉर्मली ग्रो होने लगे और इनसे पूरे शरीर में ट्यूमर बनने लगे, तो ये नॉन हॉकिन लिम्फोमा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डिमेंशिया इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ विजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड डिमेंशिया। डिमेंशिया इज ए term for several diseases that affect memory, thinking and ability to perform daily activities. तो डिमेंशिया उन सभी बीमारियों का एक समूह है जो प्रभावित करता है किसी व्यक्ति की स्मृति को, किसी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को और उसके डेली के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। इसको ग्रुप ऑफ डिजीज को कहते हैं डिमेंशिया। द इलनेस गेट्स वर्स ओवर टाइम. It mainly affects older people, but not all people will get it as they age. Common forms of dementia के common forms of देखेंगे। Dementia is caused by many different diseases or injuries that directly and indirectly damage the brain. Alzheimer,
disease is the most common form and may contribute 60 to 70% of cases. Other forms include vascular dementia, dementia with Lewy bodies, abnormal deposit of protein inside the nerve cell, and a group of diseases that contribute to frontotemporal dementia, degeneration of the temporal lobe of brain. इस प्रकार से जो डिमेंशिया है, इसका जो मेन इसका जो होता है डिमेंशिया, ये होता है एल्जाइमर, और एल्जाइमर ज्यादातर ये 60 to 70% केसेस में एल्जाइमर ही कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which is the main conception of primary care? निम्नलिखित में से प्राथमिक देखभाल की मुख्य अवधारणा कौन सी है? ए, collaborative work with the members of the team and family members. B, mutual collaborative work. C, team nursing relation. D, nursing source relationship which forms bond. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सिंगल सोर्स रिलेशनशिप विच फॉर्म्स बॉन्ड। एकल स्रोत संबंध जो बॉन्ड बनाता है, ये कंसेप्शन होता है, मेन कंसेप्शन होता है किसका? प्राइमरी केयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू स्टोर, रिट्राइव, शेयर एंड यूज क्लिनिकल इंफॉर्मेशन टू ट्रीट पेशेंट आर कॉल्ड। मरीजों के इलाज के लिए नैदानिक जानकारी को संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने, साझा करने और उपयोग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ए, डॉक्यूमेंट इमेज मैनेजमेंट सिस्टम। बी, कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री। सी, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। डी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, HIS इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलर नर्सिंग इवॉल्व फ्रॉम। मॉड्यूलर नर्सिंग का विकास हुआ है ए, प्राइमरी नर्सिंग से, टीम नर्सिंग से, इमरजेंसी नर्सिंग, केस मेथड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टीम नर्सिंग। मॉड्यूलर नर्सिंग is a patient care model that divides a unit into geographic modules. मॉड्यूलर नर्सिंग एक रोगी देखभाल मॉडल है जो एक इकाई को भौगोलिक मॉड्यूल में विभाजित करता है और प्रत्येक मॉड्यूल के लिए देखभाल करने वालों की एक टीम नियुक्त करता है। यह टीम नर्सिंग मॉडल का एक रूपांतर है। करेक्ट आंसर होगा इसका जो मॉड्यूलर नर्सिंग है, ये क्या है? टीम नर्सिंग का एक पार्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।